आतंक और आतंकवादियों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई मजहब। ये बस मानवता पर एक बड़ा काला धब्बा है। जो कुछ पहलगाम में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से सभी पीड़ितों को भावभीनी श्रद्धांजलि। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पहलगाम पर हमला करने वालों को ही नहीं, बल्कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी जल्द ही करारा जवाब दिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल बड़ा आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई, 17 लोग जख्मी हैं। 4 आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला किया। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने पहुंची है। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में वहां पहुंचे थे और आतंकी हमले वाली जगह भी वो गए। उन्होंने हालात का जायजा लिया। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल तेज है, जहां पीएम मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर वापस आ गए हैं। उन्होंने एयरपोर्ट पर ही बैठक की और आज शाम 6 बजे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज़ की बैठक होने वाली है। पहलगाम हमले से जुड़ा हर अपडेट हम लगातार आप तक लेकर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगातार इस कवरेज में हमारा साथ दे रही है। तो चलिए, पहलगाम से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं कोमल सिंह, जबकि दिल्ली से हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी असीम मंजुंदा और रोहन सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप ये ताज़ा अपडेट इस घटनाक्रम का हम तक पहुंचा रहे हैं बिना रुके, बिना थके। कोमल, सबसे पहले आपसे एक ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। आप गृह मंत्री वहां पर जा चुके हैं, राजनाथ सिंह साहब का भी कड़ा बयान आ गया, रक्षा मंत्री का। फिलहाल वहां से क्या अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। जिस जगह ये हमला हुआ आसपास फॉरेस्ट एरिया है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है। कोई लोग मैगी पॉइंट वाले हैं, कोई चाय पॉइंट वाला है, कोई वहाँ पर छोटे चिप्स वाली दुकानें वहाँ पर रखी क्योंकि पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर। तो वहाँ पर से अभी तक 15 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ चल रही है, मोबाइल फ़ोन उनके जब्त कर लिए हैं, उनके मोबाइल्स को खंगाला जा रहा है और ये भी उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या कोई ऐसा अनजान व्यक्ति जिसकी भाषा हिंदी ना करके, पंजाबी ना करके, कोई अलग सी कोई लैंग्वेज, पश्तो लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज का कोई शख्स आपको यहाँ पहुँचा। इस तरह की पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। अभी अमित शाह दिल्ली पहुँचे ही हैं, लेकिन उन्होंने जो एक कड़ी जांच के निर्देश यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के DG नलिन प्रभात को दे दिए हैं, उसका जो असर है वो वहाँ पे उनके अमित शाह के दिल्ली पहुँचने से पहले ही देखने को मिला है। 15 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ लगातार चल रही है। फ़ोन में क्या है, क्या किसी ऐसे बंदे से बात की है, क्योंकि पुलिस को शक है कि उस इलाके के 4 ऐसे युवक हैं जिन्होंने पिछले 3 महीने में 17 बार पाकिस्तान में बात की है। तो वो जो शक है वो कहीं ना कहीं एक निशाना साधता है कि वहाँ के लोकल, जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुकी थी कि बिना लोकल सपोर्ट के इतने बड़े हमले को अंजाम, जम्मू संभाग में किसी भी हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसा 90 के दशक में होता था, चुनते थे, पूछते थे, मजहब देखते थे, फिर गोलियां मारते थे और फिर वो लाशें बिछा देते थे और खून से लथपथ वो धरती जो है कश्मीर की हो जाती थी 1990 में। ये साल 2025 है और साल 2025 में इस तरह का हमला होना यहाँ के स्थानीय लोगों को भी लग रहा है कि जैसे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अगर भगवान न करे 1-2 हमले अगर फिर ऐसे हो गए तो ऐसा लगेगा कि 90 जैसी स्थिति जम्मू कश्मीर की फिर बन गई है। हालांकि 2023 से लेकर 2025 2-2.5 साल से कश्मीर के हालात इतने खूबसूरत, इतने अच्छे हो सके थे। G20 यहाँ हुआ, इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई और यही वजह थी हालात ठीक होने से कि भारत के देश भर से जो अलग अलग कोने से लोग थे उनके आने का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। पिछले 2 सालों में करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए। लोग बेहद खुश होते हैं। पूरे भारत की जन्नत का नज़ारा इसे कहते हैं, पूरे भारत के सर का ताज कश्मीर को कहते हैं। इस कश्मीर को किसी की बुरी नज़र लग गई है। आप देखिए, राजनाथ सिंह का भी बयान आ गया है। अमित शाह ने भी कहा कि कड़े
कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि बदला जरूर लिया जाएगा और वाकई में जी। बदला लिया जाएगा। पुलवामा का अटैक हुआ तो क्या हुआ, बदला लिया। तो ठीक उसी तरह से उसी तर्ज पे जो इन्होंने हमला किया है, एक फिल्मी अंदाज में उनको चुना, पूछा, उनको गोलियां मार दी। 15 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अनंतनाग अस्पताल में लड़ रहे बिल्कुल हैं, कोमल, जहां तो सुबह ये से ही हिसाब तो बराबर होगा ही जैसा आप बता रही हैं, और ये डिटेल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपने बताया कि वहां पर ग्राउंड पर अब क्या एक्शन शुरू किया गया है। मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीज़ों को, एक एक व्यक्ति से पूछताछ, कैसे सारी घटना हुई, क्यों इस तरह की घटना घट पाई, कहाँ लैप्स रहे, और लगातार, और फिर शाम को आज बैठक कर ही रहे हैं प्रधानमंत्री, वो भी अपडेट हम आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं रुक करूंगा दिल्ली का। सरकार के मोर्चे पर क्या हलचल है, असीम इस वक्त क्या एक्शन है? जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की बैठक अब विद इन एन आवर होने ही वाली है। दिल्ली में हलचल कल से ही तेज हो गई थी। कल जैसे ही हमला हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इसका मोर्चा संभाल लिया था। कल ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, उन्होंने कहा कि आप पहलगाम जाएं। उनके कहने पर गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरी हालात का जायजा लिया। आज घटनास्थल पर भी वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक ट्वीट भी किया, कहा कि भारत आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा और जो भी इसके दोषी हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। इस बैठक में सारा ब्यौरा दिया जाएगा, कैसे हमला हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और आगे की क्या रणनीति होगी, वो इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में तय होगी। और उसके बाद हो सकता है कि एक सर्वदलीय बैठक भी बुला जाए और बाकी जितने भी दल हैं उसको सारी जानकारी दी जाए कि किस तरह से हम इस पूरे हमले को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनका भी बयान निकल करके आया, उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके तह तक जाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इतने नहीं, जो पर्दे के पीछे से जो भी लोग इसके अंदर इस घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये साफ है कि भारत जो भी हमले के जो दोषी हैं उनको बख्शने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है और आने वाले दिनों में आप कोई बड़ा एक्शन होता हुआ भी देख सकते हैं। जी, तो आने वाले समय में कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन फिलहाल श्रीनगर में क्या हो रहा है वो थोड़ा जान लेना जरूरी है सैलानियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। रोहन, काफ़ी लोग हैं और इस घटना के बाद काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी भी है। क्या कुछ किया गया है सरकार के एंड पर, खास तौर पे उन लोगों को जो पर्यटक वहाँ हैं उन्हें वापस लाने के लिए? जी, आज सुबह से ही हज़ारों की संख्या में पर्यटक वापस लाए जा चुके हैं और अभी भी श्रीनगर एयरपोर्ट पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं जो वापस आना चाहते हैं। इस घटना के बाद हर कोई अपने घर वापस लौटना चाह रहा है। तो ऐसे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की कोशिश बहुत साफ है। उन्होंने साफ एडवाइजरी दी है, जितनी ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट वो कर सकते हैं, जितना परमिशन दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। सभी एयरलाइंस को बोला गया है कि आप कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट ऑपरेट कर सके, जो परमिशन हैं वो हम आपको दे देंगे। साथ ही ये कोशिश कीजिए कि कोई जो यात्री है उससे कैंसिलेशन के नाम पे या रीशेड्यूलिंग के नाम पे कोई अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए। साथ ही और इसके बाद ही तमाम जितने एयरलाइंस हैं सब ने अपनी 2, 3, 4 अलग अलग फ्लाइट जो है वो उनकी घोषणा की गई है। आज सुबह से अकेले सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 7 अलग फ्लाइट्स ऑपरेट की करवाई हैं उन यात्रियों को जो फंसे हुए थे एयरपोर्ट्स पर, उनको लाने के लिए। और एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट पे खास इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कोई भी यात्री जो एयरपोर्ट आ जाता है उसकी सुविधा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो रिफ्रेशमेंट हो या बाकी सारी सुविधाएं हैं उनकी जो है पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। और कोशिश की जाएगी कि अभी तक 3,500 के करीब कुछ समय पहले तक यात्री आ चुके थे। अब रात तक हम कोशिश करेंगे कि 7-8 हज़ार यात्रियों को अलग अलग जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर लाया जा सके। एक और चीज़ जो फेयर को लेकर थी, तो सीधे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो एक तरह का फेयर कैप तो नहीं कहा था, बट एक तरह का एडवाइजरी था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा फेयर नहीं बढ़ा सकते। और उसका असर देखने को मिला। सुबह एडवाइजरी से पहले करीब 14-15 हज़ार रुपए एक, अगर दिल्ली श्रीनगर से दिल्ली की बात करें तो उतना फेयर था। अभी वो घट के 7,000-8,000 तक पहुंच चुका है। कोशिश की जा रही है इसे और कम करने की। एक समस्या ज़रूर है कि हमारे पास उतनी फ्लाइट्स नहीं हैं। जब तक एयरलाइंस और ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती है तब तक ये समस्या बनी रहेगी, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है कि अधिक से अधिक यात्रियों को श्रीनगर से जो उनका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक ले जाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया रोहन, असीम और कोमल, आपका इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। जैसा मैंने कहा, बस अब कुछ ही देर में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग पीएम साहब की शुरू होने वाली है, वो अपडेट भी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवधन सिंह। सिंह साहब, बहुत ही दुखद घटना लेकिन अब हो चुकी है, उस पर तमाम चीज़ें हो रही हैं। यहाँ से अगर मैं क्विकली आपसे पूछूँ, भारत का
फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? मतलब मैं कैसे एक बहुत ही सोचे समझे विवेकशील रिएक्शन की बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली सारी सीमाओं को इस तरह से एक तरह से सील कर देना चाहिए। उसमें जैसे कि हमने कहा है कि मैनुअल जो हमारी पेट्रोलिंग होती है उसके साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब पूरी पाकिस्तान की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को और भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे भी आतंकी हमारे भारत में प्रवेश ना कर सके। इसके अलावा भारत को पाकिस्तान के ऐसे ठिकानों पर इमीडिएटली हमला करना चाहिए जहां से आतंकवादी भारत में लॉन्च किए जाते हैं। और साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को, भारत को चारों तरफ से उसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज को और उसके आर्थिक मामलों पर भी प्रभाव करना चाहिए। और इसके साथ साथ उसको ये सबक सिखाना चाहिए कि भारत पर यह हमला आपको अभी इतनी आसानी से आप इससे बच नहीं पाएंगे। और इसके साथ साथ वहां के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा पर और भी चौकसी बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ साथ इनके जो सीमा के साथ साथ जितने भी पीओके में या जो जम्मू कश्मीर की सीमा के साथ साथ इनके आतंकी जो कैंप हैं उन पर मिसाइलों से, ड्रैगन और चीजों से, इलेक्ट्रिक सिस्टमों से अटैक करने चाहिए। कर्नल साहब, एक जो बात निकलकर बहुत ज्यादा आ रही है, बार बार उसका जिक्र भी आ रहा है, अब ये तो चीजें आगे होते हुए कंफर्म होंगी कि ये जो भी कुछ हुआ इसमें लोकल मदद के बिना नहीं हो सकता था। देखिए, काफ़ी कुछ सरकार ने किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, काफ़ी बड़े चेंजेस वहाँ आए, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे अराजक तत्व, कभी आप उन्हें 100% समाप्त नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ लोकल तत्वों का हाथ रहा होगा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं? देखिए, इस तरह के हमलों में दो भाग होते हैं। एक तो हमलावर होते हैं और दूसरा उनको शेल्टर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं। तो दोनों ही अपना रोल पूरा निभाते हैं। बिना इंटरनल सपोर्ट के, बिना स्लीपिंग सेल्स की हेल्प के ये हमला पॉसिबल नहीं था। इसलिए अभी तक कश्मीर और जम्मू के अंदर पूरी की तरह से आतंकी नेटवर्क जो है, जो स्लीपिंग एजेंट है पाकिस्तान के, वो समाप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को स्ट्रांगली उनको सर्च करना चाहिए और उनके खिलाफ भारत के कानून के अनुसार जो कार्रवाई है सख्ती से की जानी चाहिए। और इसके बाद ही हम कह सकते हैं यदि स्लीपिंग एजेंट समाप्त हो जाते हैं कश्मीर से, तो फिर आतंकी हमलों की जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम हो जाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हमें अपनी इंटरनल सफाई करनी चाहिए। जी कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में इस वक्त रोष है और हमारे तमाम जो एक्सपर्ट हैं और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनके दिमाग में, उनके मन में भी गुस्सा है। इनफैक्ट एक प्लान भी है कि किस तरह के एक्शन इंडिया को लेने चाहिए। डेफिनेटली सरकार इस पर बहुत गहरा मंथन कर रही है, लगातार बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री बैठक करने वाले हैं और वो अपडेट्स हम लगातार आपके पास लेकर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इधर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। श्रीनगर और जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी खासी नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है। इस आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हर तरह के लोगों में दिखाई दे रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम अपने तमाम हिंदू भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। जहां उनका पसीना गिरेगा वहां अपना खून गिराएंगे और हमारा भाईचारा कायम था, कायम है और कायम रहेगा। और कोई भी बाहर की साजिश यहाँ पर जनाब अली, हम उसको साजिश को चलने नहीं देंगे। मैं यहाँ पर आपको ये कहूँ कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं जुल्म के खिलाफ। अगर जंग ही लाजिम है तो फिर जंग ही सही। इन्होंने हमारे 26 मारे हैं, हम इनके 26 लाख जब तक नहीं मारेंगे तब तक नहीं बैठेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और इनके घर घुस के मारना है। ये हमारा वादा है, ये मोदी जी का वादा है, अमित शाह का वादा है, हिंदुस्तान का वादा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का वादा है। इनके 26 लाख मारेंगे, इनके घर में घुस के मारेंगे क्योंकि ये हमारा भाईचारा खराब करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए आज एक सर्वधर्म श्रद्धांजलि सभा भी बुलाई गई है। ऑल इंडिया इमाम संगठन के दिल्ली ऑफिस में आतंकियों की कायराना हरकत की निंदा की गई और भारत सरकार से जल्द आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग की गई है। ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि आतंकियों को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वो शैतान है और उनके साथ भारत सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए। उनकी जाति धर्म पूछ कर उन आतंकवादियों ने जिस तरह से उन पर जो हमला करके उनको निर्मम हत्या कर दी गई,
उससे ज्यादा दुखद है। हम इस बात के लिए और ज्यादा परेशान हैं कि आज समाज, इंसान कहाँ जा रहा है, इंसानियत कहाँ चली जाती है। इंसानियत क्या ये किसी को भी मारने की इजाजत देती है? इस्लाम के अंदर एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी होता है, कोई जाति का कोई धर्म का नहीं होता, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी शैतान होता है। शैतान सभी जगह होते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हो गई। पत्नी के सामने ही आतंकियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पहले शुभम का नाम पूछा गया, फिर पत्नी के सामने ही शुभम को सीधे सिर में गोली मार दी गई। हमले के बाद शुभम द्विवेदी की फोटो सामने आई, जिसमें पत्नी उनके शव के पास ही बदहवास बैठी हुई दिख रही है। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये सवालों की सुनामी है। ये भावनाओं का वो ज्वार है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। चंद घंटों पहले तक कानपुर के शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या के साथ सब कुछ ठीक था। 17 अप्रैल को शुभम पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कश्मीर गए थे। ये वीडियो उन्हीं पलों का है जब होटल के कमरे में सब ताश खेल रहे थे तो शुभम ने कहा था, मैं सबको हरा दूंगा। लेकिन कौन जानता था जहां वो खुशियां हासिल करने गए हैं वहां जिंदगी कभी न भूलने वाला दर्द देकर जाएगी। शुभम से नाम पूछा गया और गोली मार दी गई। विधि का खेल देखिए। चंद घंटों पहले तक जो एक साथ हंस खेल रहे थे, वही पल एक झटके में मातम की लहर में बदल गए। महज 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। जो परिवार बेसब्री से शुभम की वापसी का इंतजार कर रहा था, वो अब दुख के सैलाब में डूबा है। दो महीने पहले शादी हुई थी। इसी पैतृक घर से ही सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे। तो हमारे परिवार पे तो एकदम से दुखों का पहाड़ टूट गया कल। अब शब्द इसके लिए नहीं है कि क्या इसमें हम कह सकते हैं। सच यही है कि खुशियों की ख्वाहिश ने शुभम के परिवार को एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस भुलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कश्मीर के पर्यटन को भी झकझोर दिया है। गर्मी की छुट्टियों से पहले हुए इस हमले से टूर ऑपरेटर्स का बिजनेस खासा प्रभावित हुआ है। कश्मीर के टूर पैकेज में करीब 20 से 30% के कैंसिलेशंस आ गए हैं और नई बुकिंग अब बिल्कुल नहीं है। कि आज सुबह से अभी तक मैं कहूँगा 15% के करीब कैंसिलेशन है और नई बुकिंग नहीं आई आज कुछ। पर मुझे ये उम्मीद है कि इस हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक नई बुकिंग भी आएंगी और कैंसिलेशन भी थम जाएंगी। मेरे पास भी ये न्यूज़ है अपने हमारे किसी टूर ऑपरेटर से, फिर उनके फॉरेनर्स थे आज श्रीनगर में और वो आज पहलगाम गए हैं एज पर प्रोग्राम और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे। क्योंकि बॉम्बे में कि 40 बंदों के 50 बंदों के ग्रुप्स हैं वहाँ पे 2 या 3 मई को, वो सब ट्रैवल कर रहे हैं एज पर प्रोग्राम। कोई चेंज होने को तैयार नहीं है। डेफिनेटली कैंसलेशंस की बात हो रही है, कैंसलेशंस की ही बात हो रही है। इस समय कैंसिल हो चुके हैं काफी प्रोग्राम्स और आगे भी आने वाले दिनों में भी डेफिनेटली हमें पता लगेगा ये और डिटेल में। जहाँ तक हमारा वो है स्टैंड, वो ये है कि हम पूरे अपने क्लाइंट्स को हेल्प आउट कर रहे हैं सिचुएशन में कि मिनिमम से मिनिमम चार्जेस एप्लीकेबल हों, क्योंकि एकदम ये फोर्स मेजोर वाली सिचुएशन है।
पहलगाम हमले के खिलाफ देश भर में भयंकर गुस्सा है। इंतकाम की आग भड़की हुई सी है और सरकार ने भी कहा है कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। आवाज अड्डा में आज इसी पर हम करेंगे चर्चा और खास तौर पे पाकिस्तान के हाथ की होगी बात। और कार्यक्रम का शीर्षक भी है पाकिस्तान तेरी खैर नहीं। 7:57 पर आज का आवाज अड्डा। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार को जोश हाई रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए हैं। आज आईटी और ऑटो शेयरों ने दम दिखाया। आईटी में तो 9 महीने की बड़ी इंट्राडे रैली देखने को मिली। वहीं फार्मा, रियल्टी और मेटल शेयरों में भी खूब खरीदारी रही। लेकिन निफ्टी बैंक में आज कुछ मुनाफा वसूली का दिन रहा। निफ्टी 162 अंक तो सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मार्केट पर बात करते हैं, हमारे सहयोगी यतिन मोता हमारे साथ है। यतिन, एक अच्छा दिन इंडीड मार्केट के लिए। लगातार 7वें दिन तेजी, तो इस तेजी में कौन से शेयर्स में जोश और जुनून नजर आया? क्लियरली आज आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही। HCL टेक के अच्छे रिजल्ट्स के बाद शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज निफ्टी का टॉप गेनर HCL टेक्नोलॉजीज था, जहां हमने इंट्राडे में लगभग 7-8% का मुंह देखा। इसके अलावा टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी दिखी। और ऑटो शेयर्स में से खास करके टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4 से 5% तक के इंट्राडे मूव देखे गए। हालांकि आज निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी। इसके लिए कोटक बैंक और HDFC बैंक जैसे काउंटर्स में लगभग 2-2% की गिरावट थी। इसके अलावा ग्रासिम और ITC जैसे शेयरों में भी हल्की फुल्की आपको मुनाफा वसूली दिखी। अगर मिड कैप गेनर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के आधार पे वारी एनर्जीज में लगभग 15% का मूव था और EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर में भी लगभग 9% की तेजी का तड़का रहा। कोफोज और सोना BLW जैसे काउंटर्स में भी आपने 4 से 5% की तेजी के मूव देखे। हालांकि थोड़े बहुत काउंटर्स जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, ऑब्वियसली टेरर अटैक के बाद ये शेयर में लगभग 10% का डाउनटिक आपने देखा। आवास फाइनेंसर्स, वोल्टास और हेवेल्स जैसे काउंटर्स में कमजोर मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल रहा। जी शुक्रिया। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म CBRE ने भारत का पहला रियल टाइम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिस्क मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट IQ लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में रियल टाइम इन्वेस्टमेंट रिस्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस दिए गए हैं। ये प्लेटफॉर्म खासतौर पर डेवलपर्स, निवेशकों और BFSI सेगमेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुंबई में हुए CII CBRE BFSI समिट के दौरान CBRE ने भारतीय रियल एस्टेट और BFSI के बीच तालमेल को दिखाते हुए एक रिपोर्ट ब्रिक्स एंड बिलियंस भी जारी की। लास्ट 3-4 साल में ऑलमोस्ट अराउंड $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में आया है। तो पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल, ऑफिस और लॉजिस्टिक्स में आया है। लैंड जो डेवलपमेंट के लिए है उसमें भी काफ़ी निवेश हमने देखा है और प्राइमरीली ये टियर 1 सिटीज़ में है, ऑलमोस्ट अराउंड 80-90% और 10% टियर 2 शहरों में गया है। और हमें लगता है कि आने वाले सालों में भी इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस आज अपने परिवार के साथ आगरा में हैं। उन्होंने आज आगरा का ताजमहल देखा और परिवार के साथ वहां पर फोटो भी खिंचवाए। आगरा में CM योगी आदित्यनाथ ने खुद उनकी अगवानी की। कड़ी सुरक्षा के बीच वेंस ताजमहल देखने पहुंचे। वेंस ने पत्नी उषा, बेटू विवेक, इवान और बेटी मिराबेल के साथ बेंच पर बैठकर फोटो भी खिंचवाई। वेंस बेटी को गोद में लेकर ताजमहल परिसर में घूमते हुए भी दिखाई दिए। चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश स्कूली बच्चों को अब AI की शिक्षा दे रहे हैं। उनको शुरू से ही AI से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। लेकिन क्या भारत में इसकी शुरुआत हुई है? नहीं तो कब होगी? कहीं हम AI में एजुकेशन के मामले में पिछड़ तो नहीं जाएंगे? हमारे छोटे बच्चों को AI से इंट्रोडक्शन कितना ज़रूरी है, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। स्कूली पढ़ाई शामिल हो AI, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो आवाज़ समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है और पहलगाम हमले से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको ताज़ा अपडेट के साथ मिलेगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ज़रूर कीजिए बस एक क्लिक और ताज़ा अपडेट पाइए। नमस्कार।